75 छोटू बेबी। तभी राम का फ़ोन बजा। राम ने फ़ोन को देखा तो राघव का कॉल था। जैसे ही राम ने कॉल रिसीव किया वैसे ही राम ने कहा, बॉस वीआर आपसे और मैम से मिलना चाहते हैं। उसका कहना है कि उसके पास एक बहुत अच्छी डील है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। राघव की बात को सुन के राम के चेहरे पे एक डेविल मुस्कान आ गई। मीटिंग फिलस करो। राम ने मन ही मन एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, फाइनली आ ही गए सामने वीआर। देखते हैं इस बार इस शतरंज में कौन जीतेगा। फिर एकदम शक चेहरे के साथ खुद से ही कहा, वीआर बहुत शौक है ना दूसरों की आइडेंटिटी छीनने का। अब देखो क्या हाल करता हूँ तुम दोनों का। तुम दोनों की वजह से मुझे मेरी वेदू से अलग होना पड़ा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी। राम अपनी सोच में खोया हुआ था। सिया की आवाज़ से वो सोच के बाहर आया। राम क्या हुआ, किसका कॉल था? राम ने सिया को देखा और कहा, वीआर हमसे मिलना चाहते हैं। राम की बात सुन सिया ने कहा, अच्छी बात है, खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालने आ रहे हैं। इस पे राम को हंसी आ गई। तभी ऋषु ने सिया के गाल को थपथपाते हुए कहा, मम्मा मम्मा वो क्यूट वाले अंकल कौन है? एंजल ने भी कहा, हाँ हाँ मम्मा, हम जब आपके पास आ रहे थे तब हमें वो क्यूट वाले अंकल मिले थे। सिया ने दोनों की बात सुनी और कुछ सोचते हुए कहा, और शायद वो अभी होगा, वो मम्मा का बचपना दोस्त है और साथ ही में मम्मा का बेस्ट फ्रेंड। आप उसे मामू बोल सकते हैं। सिया की बात सुन दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अभी की बात होते ही सिया को याद आया कि अभी उसके साथ तब से था जब वो 3 साल की थी। वो अभी को एक ऑर्फनेज में मिली थी जब वो अपने मम्मा पापा के साथ गई थी। तब से दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अभी एक अनाथ था। अभी हमेशा उसका ख्याल रखता था। अभी हमेशा राखी के दिन उससे ज़बरदस्ती राखी बंधवाता था। वो हमेशा कहता था कि तुम ही मेरी फैमिली हो। लेकिन जैसे जैसे इस शरीर की सिया बड़ी होती गई वैसे वैसे उसका नेचर बदलने लगा। वो बचपन में जैसी प्यारी और केयरिंग थी वैसी नहीं रही थी। हालांकि वो अभी को अब भी अपना दोस्त मानती थी, लेकिन समय के साथ उसके लिए अभी की अहमियत अब पहले से कम होती गई। लेकिन अभी के लिए सिया हमेशा से ही वही रही जो बचपन में थी। जब सिया के दादू की डेथ हुई तब वो अभी ही था जिसने सिया को संभाला था। उसके बाद अभी सिया के पीछे किसी साए की तरह रहता था, क्योंकि उसे सिया की बहुत फिक्र लगी रहती थी और यही बात सिया को इरिटेट करने लगी थी, क्योंकि अभी सिया को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। और इसीलिए एक बार सिया ने उसकी पूरी कंपनी के सामने बेइज्जती कर दी और उसे काफ़ी भला बुरा कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उस दिन उसने अभी से ये कहा था कि वो कभी भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। उस दिन के बाद अभी ने कभी भी सिया को परेशान नहीं किया। लेकिन वो अब भी सिया को बहुत मिस करता था, क्योंकि उसके लिए जो भी था वो बस सिया ही थी। उसका अपना कहने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसका तो सिया के अलावा और कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वो सिया के जाने के बाद काफ़ी अकेला हो गया था। ये सब याद आए ही सिया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। राम ने जब देखा कि सिया रो रही हैं तो राम ने परेशान होते हुए कहा, है जान क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सिया ने राम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और धीरे से कहा, वो राम, अभी मैंने उसके साथ कितना गलत किया। राम ने धीरे से कहा, जान तुम अच्छे से जानती हो अभी के साथ जिसने गलत किया वो तुम नहीं हो, बल्कि इस शर्त की असली मालिक सिया है। और रही बात अभी की, तो अब जब वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया है तो तुम उसे एक दोस्त एक बहन का प्यार दे सकती हो। और हम अच्छे से जानते हैं अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, और अभी के लिए तो उसका परिवार ही तुम हो, तो अब हम उसे अपने से कहीं दूर नहीं जाने देंगे। तुम उसे अपने साथ रख के एक बहन एक दोस्त का प्यार देना, ताकि उसे कभी ये ना लगे कि उसका इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं है। क्योंकि अनाथ होने का दर्द हम अच्छे से जानते हैं। इस पे सिया ने राम की गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकाला और राम को देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फिर आप मुझसे ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी से दूर रहूं, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी जेलेसी को। इस पे राम ने हंसते हुए सिया की नाक खींचते हुए कहा, बुद्धू, अभी तुम्हें अपनी बहन मानता है इसलिए मुझे कोई डर नहीं, और रही बात तुम्हारी तो मुझे तुम पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। और वैसे भी हमारा प्यार इन सब से कई ऊपर है, समझी? इस पे सिया ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया और वापस राम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा दिया। तभी दोनों के कानों में ऋषु की आवाज़ आई, देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि मलिक मामू सही बोल रहे थे, हमें मम्मा पापा को डिस्टर्ब कर देंगे। फिर मम्मा पापा हमें छोटू बेबी भी लाके नहीं देंगे। ऋषु की बात सुन के राम और सिया ने हैरानी से ऋषु को देखा।
तभी एंजल जल्दी से राम की गोद से नीचे उतरी और रिशु को भी खींच के सिया की गोद से नीचे उतारा और अपनी तुतलाती आवाज में कहा, हाँ हाँ जल्दी तलो, मम्मा पापा को अब और डिस्टर्ब नहीं करते वरना मम्मा पापा हमें छोटू बेबी कैसे देंगे। ये बॉल एंजल खींच के रिशु को अपने साथ ले जाने लगी। सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, है गुड़िया रिशु बच्चा रुक जाओ। इस पे रिशु ने पीछे मुड़ते हुए कहा, बाय मम्मा बाय पापा, हम नीचे खेलने जा रहे हैं, आप ना जल्दी से हमें छोटू बेबी लाके दे देना, हमें ना बेबी के साथ खेलना है। ये बॉल दोनों जल्दी से वहां से भाग गए। वही सिया और राम अभी भी हैरानी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। 76 राम और सिया। तभी दोनों के कानों में रिशु की आवाज आई, देखा मैंने तुझे कहा था ना कि मलिक मामू सही बोल रहे थे, हमें मम्मा पापा को डिस्टर्ब कर देंगे, फिर मम्मा पापा हमें छोटू बेबी भी लाके नहीं देंगे। रिशु की बात सुन के राम और सिया ने हैरानी से रिशु को देखा। तभी एंजल जल्दी से राम की गोद से नीचे उतरी और रिशु को भी खींच के सिया की गोद से नीचे उतारा और अपनी तुतलाती आवाज में कहा, हाँ हाँ जल्दी तलो, मम्मा पापा को अब और डिस्टर्ब नहीं करते वरना मम्मा पापा हमें छोटू बेबी कैसे देंगे। ये बॉल एंजल खींच के रिशु को अपने साथ ले जाने लगी। सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, है गुड़िया रिशु बच्चा रुक जाओ। इस पे रिशु ने पीछे मुड़ते हुए कहा, बाय मम्मा बाय पापा, हम नीचे खेलने जा रहे हैं, आप ना जल्दी से हमें छोटू बेबी लाके दे देना, हमें ना बेबी के साथ खेलना है। ये बॉल दोनों जल्दी से वहां से भाग गए। वही सिया और राम अभी भी हैरानी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। राम ने पास में पड़े रिमोट से डोर क्लोज किया और सिया को देखा जो अब भी हैरान थी। राम ने मुस्कुरा हुए सिया को अपने और पास खींच और एक ही झटके में अपनी गोदी में बिठा दिया। ये देख सिया ने हैरानी से राम को देखा और दरवाजे की ओर पॉइंट करते हुए कहा, राम ये हमारे दोनों बच्चों को आज क्या हो गया था। इस पे राम ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या वो तो बिल्कुल ठीक है, सही तो बोल के गए हैं दोनों, हमें एक और बेबी प्लान करना चाहिए। फिर सिया के कान के धीरे से कहा, उसके लिए मेरी जान को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने हबी के साथ गुजारना पड़ेगा। ये बॉल राम ने सिया के गाल पे किस करना शुरू कर दिया और साथ ही में अपना एक हाथ सिया की टी शर्ट के अंदर डाल दिया और उसकी कमर और पीठ को सहलाने लगा। राम के इतने करीब होने से सिया की सांसें अपने आप ही तेज हो रही थी और साथ ही में उसके दिल की धड़कन भी। सिया ने कस के राम के दोनों कंधे को पकड़ रखा था। राम ने धीरे से एक हाथ से सिया के चेहरे को थामा और अगले ही पल अपने होठों को सिया के होठों पे रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। ये देख सिया की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। सिया ने अपने दोनों हाथ राम की गर्दन के आसपास लपेट दिए और वो भी राम को किस करने लगी। वही जब राम ने ये महसूस किया तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। राम ने सिया को अपने और भी पास खिंचा और अपना एक हाथ सिया की कमर पे रखा और दूसरे हाथ को सिया की टी शर्ट के अंदर डाल के उसकी चेस्ट को सहलाने लगा, जिससे सिया की पकड़ राम के कंधे पे और भी मजबूत हो गई। दोनों सब कुछ भूल के एक दूसरे में खोए हुए थे। करीब 20 मिनट के बाद राम ने सिया को किस करना बंद किया, लेकिन अब भी उसने सिया को खुद से दूर नहीं किया था। राम ने अपने सर को सिया के सर से टीका दिया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जब दोनों की सांसें कुछ नॉर्मल हुई तो राम ने प्यार से सिया के माथे पे किस किया और धीरे से कहा, जान अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस जिंदगी में हम अब भी पूरी तरह से एक दूसरे के नहीं हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये स्पेशल मोमेंट बहुत खास हो जिसे हम कभी भूल नहीं पाए। फिर धीरे से सिया की नाक को काटते हुए कहा, वरना मेरी जान अभी तक मैं अपना आधा काम कर चुका होता। फिर एक शरारती लहजे में कहा, और मेरी जान ये अच्छे से जानती है कि उसका हबी कितना ज़्यादा वायलड है। राम की बात को सुन के सिया का पूरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, जिसे देख राम के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सिया ने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, हाँ अच्छे से जानती हूँ आप ना मूस जैसी नन्ही जान को कितना परेशान करते हो। बस एक बार शुरू हो गए तो सीधा सुबह ही रुकते हो। हम शैतान कहीं के। सिया की बात सुन के राम हंसने लगा और सिया के गालों को खींचते हुए कहा, क्या करूँ, मेरा बच्चा है ही इतना प्यार कि मेरा मन ही नहीं भरता, चाहे कितना ही प्यार क्यों ना कर लूँ। और अब तो मेरी जान और भी ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी हो गई है, इसलिए अब तो शायद ही मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। ये बॉल राम के सिया की यह बॉल को काट लिया। ये देख सिया ने राम के सीने पे एक मुक्का मारा और कहा, बेशर्म कहीं है ये बॉल। शर्म से सिया ने अपना चेहरा राम की गर्दन में छुपा लिया। ये देख राम हंसने लगा और सिया को कस के हग कर लिया।
कुछ देर के बाद राम ने यूं ही सिया को हक किए हुए कहा, बच्चा क्या तुम्हें ये पहले ही पता था कि गोयलिस ये सब करने वाले हैं? इस पे सिया ने राम के चेहरे को देखा और उसके गालों पे किस करते हुए कहा, हाँ वो रात के 3 बजे मलिक का कॉल आया था। जब मैं स्टडी रूम में गई तो वहाँ राघव और मलिक दोनों ही मौजूद थे। जब मैंने दोनों को परेशान देखा तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तब दोनों ने मुझे बताया कि सौरभ गोयल हमारे खिलाफ क्या प्लान कर रहा है। जब मैंने सुना कि वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद जिस पेपर्स पे आपने यानी पहले के राम ने साइन किए थे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद मैंने अभी को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुन के अभी ने बिना कुछ भी सोचे समझे मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया। अभी का कहना था कि यदि राम ये प्रूफ कर दे कि उससे धोखे से ये साइन लिए गए हैं तो राम गोयलिस के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, उसके बाद वो गोयलिस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी की बात सुन के मैंने कुछ ही देर में उसे सभी प्रूफ मेल किए और साथ ही में तुम्हारे बिहाफ पे मैंने सनाया और सोर्ड पे केस फाइल कर दिया। ये सुन राम ने सिया के गाल को सहलाते हुए कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन बच्चा इन सब के लिए तो तुम्हें मेरे साइन की जरूरत पड़ी होगी, उसका क्या किया तुमने? राम की बात सुन के सिया इधर उधर देखने लगी और अपनी ही जिभ को काट दिया। ये देख के राम ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, कहीं तुमने तो मेरे साइन नहीं किए? ये सुन सिया मर्जत से अपना सर ना में हिलाया तो राम ने सिया की कमर पे चूटी काटते हुए कहा, हम झूठी कही की। बच्चा आप दिन ब दिन और शैतान होते जा रहे हो। ये सुन सिया ने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही सो रहे थे तो मैं क्या करती, इसलिए मैंने ही आपकी साइन कर दिए। फिर अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ते हुए कहा, सॉरी आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये देख राम ने प्यार से सिया के दोनों हाथ नीचे किए और प्यार से सिया के माथे पे किस करते हुए कहा, मुझे बुरा नहीं लगा बच्चा, और वैसे भी हम दोनों एक है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन किसके किसने किए, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दोनों अब भी साथ है। ये सुन सिया ने खुशी से हाँ में सर हिलाया और राम को कस के हक कर लिया। राम ने भी सिया को कस के हक कर लिया और उसका सर सहलाने लगा। वैसे बच्चा रात को तो ठीक है लेकिन फिर तुमने सुबह मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? ये सुन सिया ने अपनी चमकती हुई आंखों से राम को देखा और कहा, वो यदि मैं आपको बता देती ना तो सारा मजा खराब हो जाता, आपने देखा ना कैसे वे सब मेरे टशन से डर गए। ये बोल वो अपना मुंह दबा के हंसने लगी। फिर अचानक से वो उदास हो गया और आंखों में नमी के साथ कहा, और मेरी इसी गलती के कारण आज आपकी तबीयत खराब हो गई। इस समय सिया ने अपना चेहरा झुका लिया था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। टू बी कंटिन्यू। 77 अभी का डर। ये देख राम ने प्यार से सिया के दोनों हाथ नीचे किए और प्यार से सिया के माथे पे किस करते हुए कहा, मुझे बुरा नहीं लगा बच्चा, और वैसे भी हम दोनों एक है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन किसके किसने किए, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दोनों अब भी साथ है। ये सुन सिया ने खुशी से हाँ में सर हिलाया और राम को कस के हक कर लिया। राम ने भी सिया को कस के हक कर लिया और उसका सर सहलाने लगा। वैसे बच्चा रात को तो ठीक है लेकिन फिर तुमने सुबह मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? ये सुन सिया ने अपनी चमकती हुई आंखों से राम को देखा और कहा, वो यदि मैं आपको बता देती ना तो सारा मजा खराब हो जाता, आपने देखा ना कैसे वे सब मेरे टशन से डर गए। ये बोल वो अपना मुंह दबा के हंसने लगी। फिर अचानक से वो उदास हो गया और आंखों में नमी के साथ कहा, और मेरी इसी गलती के कारण आज आपकी तबीयत खराब हो गई। इस समय सिया ने अपना चेहरा झुका लिया था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब राम ने सिया की आंखों में आंसू देखे तो राम ने प्यार से सिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और प्यार से सिया का चेहरा ऊपर किया और उसके आंसू साफ किए और प्यार से सिया के माथे पे किस करते हुए कहा, बच्चा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो जानती हो ना बच्चा, तुम्हारा दूर जाना मुझसे सहन नहीं होता, बस यही वजह है कि मुझे पैनिक अटैक आया था। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे पैनिक अटैक आया था तो फिर बच्चा तुम एक बात भूल रही हो, मेरे हर एक जख्म की दवा हो तुम। भूल गई तुम्हारी वजह से ही मैं अभी ठीक हुआ हूँ, इसलिए अपने छोटे से दिमाग में ऐसी बड़ी ही फालतू चीज़ें लाना बंद करो। तुम्हारे इस छोटू से दिमाग में बस इतना बिठा दो कि तुम्हें हर समय बस मेरे साथ रहना है और मुझे ढेर सारा प्यार और ढेर सारी किसी से और हक देना है। इस पे सिया में बच्चों जैसा क्यूट सा पाउट बनाया और कहा, हम शैतान कहीं के जब देखो तब रोमांस ही सूझता है। ये बोल सिया ने राम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा दिया और कस के राम को हक कर लिया।
जिससे राम की हंसी छूट गई। उसने भी वापस के सिया को हक कर लिया। कुछ देर के बाद राम ने सिया के बालों को सहलाते हुए कहा, बच्चा अब चले नीचे, अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। राम की बात सुन के सिया ने राम को देखा, फिर जोर से राम के गाल पे किस किया और जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। ये देख राम की हंसी छूट गई और खुद से ही कहा, अब भी बिल्कुल बच्ची है। वहीं नीचे हॉल में अभी एक सोफे पे बैठ के अपने नाखून चबा रहा था। उसके ठीक सामने सोफे पे मलिक और राघव अपने हाथ बांधे बैठे हुए थे। राघव ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, अभी अब और कितनी देर यहाँ बैठे रहोगे? राघव की बात सुन के अभी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, राघव भाई क्या आप नहीं जानते वो डेविल क्वीन है जो हर समय हर किसी को ढूंढती रहती है और वो कितना डांटती है। मैं नहीं जाऊँगा। अभी की बात को सुन के मलिक ने कहा, अभी मैंने कितनी बात कहा तुमको, ये पहले की बात है। अब दिदू बदल गई है, तुमने देखा नहीं? मैं दिदू का छोटा भाई बन गया हूँ और तुम तो उसके बचपन के दोस्त हो। देखना कैसे यूं चुटकी में तुमसे बात करने लगती है। मलिक की बात सुन के अभी ने जोर से ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। वो सच में डेविल क्वीन है। तभी वहां ऋषु और एंजल आ गए। दोनों आते ही राघव और मलिक की गोद में चढ़ गए। दोनों ने भी प्यार से दोनों को अपनी गोद में बिठाया। वही अभी तो एक टक ऋषु और एंजल को ही देखे जा रहा था। तभी ऋषु की आवाज आई, मामू कौन डेविल क्वीन है? इस पे राघव ने अभी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अंकल बोल रहे हैं कि आपकी मॉम डेविल क्वीन है। राघव की बात सुन के अभी ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे भाई क्यों बच्चे से झूठ बोल रहे हो? मैं तो सिया की बात कर रहा हूं, ना कि इन बच्चों की मॉम की। तो एंजल ने अपनी तुतलाती आवाज में कहा, हाँ तो सिया ही हमारी मम्मा है और मेरी मम्मा सिर्फ बुरे लोगों के लिए नहीं बोली है, वरना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंजल की बात सुन के अभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी ही रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, ये उस डेविल के बच्चे हैं। ये सुन राघव और मलिक ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, ये दोनों तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे हैं। फिर मलिक ने दोनों बच्चों से कहा, ऋषु गुड़िया ये है अभी अंकल आपकी मम्मा के बेस्ट फ्रेंड, आप चाहे तो इनको अंकल या मामू भी बोल सकते हो। मलिक की बात सुन के दोनों बच्चों की आंखें चमक गई। दोनों जल्दी से राघव और मलिक की गोदी से उतरे और भागते हुए अभी के पास आए। दोनों को अपने पास आता देख के अभी की आंखें छोटे बच्चे के दे से चमक गई। ऋषु और गुड़िया जल्दी से अभी के सामने खड़े हो गए। दोनों ने अपना एक एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मामू। दोनों की इतनी प्यारी आवाज़ सुन के अभी और भी खुश हो गया। उसने एक्साइटेड होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और चहकते हुए दोनों से हाथ मिलाया। ऋषु ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो मामू, मैं ऋषु हूँ। फिर एंजल ने अपनी प्यारी तुतलाती आवाज में कहा, और मेरा नाम गुड़िया है। अभी ने एक छोटे बच्चों के डे से चहकते हुए कहा, और मेरा नाम अभी है, मैं आपकी मम्मा का दोस्त हूँ। फिर वो उदास होते हुए बोल, लेकिन शायद आपकी मम्मा मुझसे नाराज है। 78 अभी का बचपना। दोनों को अपने पास आता देख के अभी की आंखें छोटे बच्चे के डे से चमक गई। ऋषु और गुड़िया जल्दी से अभी के सामने खड़े हो गए। दोनों ने अपना एक एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मामू। दोनों की इतनी प्यारी आवाज़ सुन के अभी और भी खुश हो गया। उसने एक्साइटेड होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और चहकते हुए दोनों से हाथ मिलाया। ऋषु ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो मामू, मैं ऋषु हूँ। फिर एंजल ने अपनी प्यारी तुतलाती आवाज़ में कहा, और मेरा नाम गुड़िया है। अभी ने एक छोटे बच्चों के डे से चहकते हुए कहा, और मेरा नाम अभी है, मैं आपकी मम्मा का दोस्त हूँ। फिर वो उदास होते हुए बोल, लेकिन शायद आपकी मम्मा मुझसे नाराज है। अभी का इतना ही बोलना था कि तभी सभी को सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने एक साथ वहां देखा तो राम और सिया एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नीचे आ रहे थे, जिसे देख राघव और मलिक सोफे से खड़े हो गए। सिया को अपने सामने देख अभी एक झटके में सोफे से कूद के राघव और मलिक के पीछे छुप गया। ये देख राघव और मलिक ने एक दूसरे को देखा और ना में सर हिला दिया। डे से बोल रहे हो, इसका कुछ नहीं हो सकता। सिया और राम को नीचे आता देख के ऋषु और एंजल जल्दी से दोनों की ओर भागे और जाके दोनों के पैरों से लिपट गए। ये देख दोनों ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाया। सिया की गोद में एंजल थी और राम की गोद में ऋषु था। राम ने प्यार से ऋषु के गालों को सहलाते हुए कहा, कैसा है मेरा प्रिंस? अपने दोनों मामू को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? इसने ऋषु ने जल्दी से ना में सर हिला दिया और राम को मुस्कुराते हुए हक कर लिया।
ये देख राम ने प्यार से ऋषु का सर सहला दिया। वही एंजल सिया की गोद में थी और वो सिया के पूरे फेस पे छोटी छोटी किस कर रही थी, जिससे सिया को हल्की हल्की गुदगुदी हो रही थी और वो धीरे से मुस्कुरा सही थी। सिया में प्यार से एंजल के दोनों गालों पे किस करते हुए कहा, मेरा प्यार बेबी। तभी सिया ने सामने देखा तो वहाँ सिर्फ राघव और मलिक ही थे। अभी की हाइट दोनों से थोड़ी छोटी थी, जिस वजह से सिया दोनों के पीछे छुपे अभी को नहीं देख पा रही थी। सिया ने पूरे हॉल में देखा लेकिन उसे अभी कहीं नहीं दिखा। ये देख उसका चेहरा लटक गया। राघव और मलिक ने जब सिया को ऐसे उदास देखा तो दोनों समझ गए कि अभी को वहां ना देख के सिया उदास है। ये देख दोनों ने अपने पीछे खड़े अभी को घूर के देखा। मलिक ने घूर के अभी को देखा और धीमी आवाज में कहा, छोटे चूहे, यदि तुम्हारी वजह से मेरी दिदू की आंखों में आंसू आए ना तो मैं तेरी पूछ काट दूंगा, समझे। मलिक की बात सुन अभी ने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, ना ही मैं चूहा हूँ और ना ही मेरी कोई पूछ है। फिर अपने दांत दिखाते हुए कहा, जब मेरी कोई पूछ ही नहीं है तो किसको काटेंगे भैया। अभी की बात सुन राघव ने अपना सर पीट लिया। वही मलिक ने गुस्से से घूरते हुए अभी को देखा और कहा, ये जो तुम 5 फीट 5 इंच की हाइट के और जो तुम्हारी हरकतें हैं उससे तुम किसी चूहे से कम नहीं हो। और रही बात तुम्हारी पूछ की तो मैं ना इसे। अभी के बम पे मुंह मारते हुए कहा, इसे जला दूंगा, समझे। अब चुपचाप दिदू के सामने जाओ, समझे। मलिक की बात सुन के अभी ने हड़बड़ा के अपने दोनों हाथ अपने बम पे रखे और ना में अपना सर हिला के कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी मुझे शादी करनी है और ढेर सारे मेरे जैसे क्यूट क्यूट बच्चे भी तो करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया ना तो मैं ना सिया से आपकी शिकायत कर दूंगा और बोल दूंगा कि आपकी ही वजह से वो अब कभी भी बुआ नहीं बन सकती, समझे। अभी की बात सुन के मलिक ने घूर के उसे देखा। राघव ने अभी के सर पे चपत लगाते हुए कहा, गधे कहीं के, पता नहीं कौन सी स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है। ये भी नहीं पता कि बच्चे करने से और तेरे बम का जलना, इन दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम्हारा पिछवाड़ा जल भी गया तो फिर भी तू आराम से जीतने चाहे उतने बच्चे कर सकता है, गधा कहीं का। राघव की बात सुन के अभी ने अपनी चमकती हुई आंखों से राघव और मलिक को देखा और कहा, क्या सच्ची में? तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे बम को जला सकते हैं। ये बॉल वो पीछे धूम गया और अपने बम को दोनों के आगे कर दिया। ये सुन के मलिक और राघव अपना मुंह फाड़े एक दूसरे को देखने लगे। मलिक का गुस्सा अब उसके आपे से बाहर हो रहा था। उसने जल्लाते हुए अभी को पीछे से एक लात मारी जिससे अभी सीधा मुंह के बल सोफे पे गिर गया। मलिक ने उसे सीधा बैठाते हुए कहा, बेवकूफ गधा, उल्लू का पठा ही रहेगा तू, पता नहीं किसने तुझे लॉयर बना दिया। हरकतें तो अब भी तुम्हारी 2 साल के बच्चे जैसी है। मलिक की बात सुन के अभी ने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई? फिर उसने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा। अभी का ऐसा मासूम सा चेहरा देख के मलिक का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने प्यार से अभी का सर सहलाते हुए कहा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है अब चलो जल्दी से उठो, दिदू तुम्हारा ही इंतजार कर ही है। वही सिया को पहले तो अभी नहीं दिखा था लेकिन मलिक और राघव हिलते ही उसे अबौध दिखाई देने लगा। लेकिन वो तब पीछे मुड़ के हल्का सा झुका हुआ था जिससे वो समझ नहीं पाई कि अभी ऐसे क्यों खड़ा है। लेकिन जब उसमें मलिक को उसे मारते और अबौ को गिरते देखा तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने राम को देखा जो उन तीनों को देख के मुस्कुरा रहा था। ये देख सिया ने कहा, राम आप हंस क्यों रहे हो और ये छोटे में अभी को ऐसे क्यों मारा? इस पे राम ने हंसते हुए कहा, जान क्या तुम नहीं जान तो अपने दोस्त को, वो बड़ा जरूर हुआ है लेकिन उसकी हरकतें अब भी किसी 2 साल के बच्चे से कम नहीं है, इसलिए अभी ने जरूर कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे राघव और मलिक अभी को ऐसे घूर रहे हैं, देखो। राम की बात सुन सिया ने देखा तो सच में मलिक और राघव अभी को धूरे जा रहे थे और बेचारा अभी सोफे पे अपने दोनों कान पकड़ के बैठा हुआ था। ये देख सिया के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। राम ये कितना प्यारा है ना, मैं ना अपने इस छोटे से भाई के लिए ना एक ऐसी बड़ी लड़की खोज के लाऊंगी जो मेरे इस प्यारे से भाई का ये बचपना हमेशा यूं ही बरकरार रखे। राम ने भी कहा, हाँ अभी का यही बचपना उसे सबसे अलग करता है। सिया ने भी अभी को देख मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राम सही कहा आपने, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इस जीवन में अभी के रूप में एक दोस्त और एक भाई मिला है। इस पे राम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानता हूँ तुम्हें शुरू से ही अभी के जैसा ही एक भाई अपने लिए चाहिए था और देखो भगवान ने इस जन्म में हमारी हर एक इच्छा को पूरी कर दी है। सिया ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ राम सही कहा आपने, इस जीवन में हमें वो सब मिला है को कभी हम अपने पिछले जन्म में चाहते थे। 79 भाई बहन।
ये देख सिया ने कहा, राम आप हंस क्यों रहे हो और ये छोटे में अभी को ऐसे क्यों मारा। इस पे राम ने हंसते हुए कहा, जान क्या तुम नहीं जान तो अपने दोस्त को, वो बड़ा जरूर हुआ है लेकिन उसकी हरकतें अब भी किसी 2 साल के बच्चे से कम नहीं है, इसलिए अभी ने जरूर कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे राघव और मलिक अभी को ऐसे दूर रहे हैं। देखो। राम की बात सुन सिया ने देखा तो सच में मलिक और राघव अभी को दूरे जा रहे थे और बेचारा अभी सोफे पे अपने दोनों कान पकड़ के बैठा हुआ था। ये देख सिया के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। राम ये कितना प्यारा है ना, मैं ना अपने इस छोटे से भाई के लिए ना एक ऐसी बड़ी ही लड़की खोज के लाऊंगी जो मेरे इस प्यारे से भाई का ये बचपना हमेशा यूं ही बरकरार रखे। राम ने भी कहा, हाँ अभी का यही बचपना उसे सबसे अलग करता है। सिया ने भी अभी को देख मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राम सही कहा आपने, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इस जीवन में अभी के रूप में एक दोस्त और एक भाई मिला है। इस पे राम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, तुम्हें शुरू से ही अभी के जैसा ही एक भाई अपने लिए चाहिए था। और देखो भगवान ने इस जन्म में हमारी हर एक इच्छा को पूरी कर दी है। सिया ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ राम सही कहा आपने, इस जीवन में हमें वो सब मिला है को कभी हम अपने पिछले जन्म में चाहते थे। तभी मलिक और राघव ने अभी को अपने आगे धकेल दिया। अभी अब भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था। सिया ने जब अभी को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, तभी उसे कुछ याद आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक नौकर को अपने पास बुलाया और उसके कानों में कुछ कहा। वो नौकर सिया की बात सुन के हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला गया। राम ने एंजल को देखा और कहा, गुड़िया पापा के पास आओ, मम्मा को उससे दोस्त से मिलना है। एंजल भी अच्छे बच्चों की तरह राम की बात मान गई और सिया के गाल पे किस किया और अपने दोनों हाथ राम की ओर हवा में बढ़ा दिए। राम ने एंजल को तुरंत अपनी गोद में ले लिया और जाके सोफे पे बैठ गया। वही सिया अभी के सामने जाके खड़ी हो गई। उसकी आंखें नम थी। अभी ने जब देखा कि सिया उसके सामने खड़ी है तो उसने डरते हुए कहा, सीसी सिया तुम गुस्सा मत हो, मैं ना अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने आया था। ये बॉल अभी जल्दी से वहां से जाने को हुआ तो सिया ने एक झटके में अभी का हाथ पकड़ लिया। ये देख अभी डर के मारे कांपने लगा। तभी उसके कानों में किसी की रोती हुई और सुबकती हुई आवाज आई, अभी क्या अपनी बहन को माफ नहीं करोगे? क्या इतना ज्यादा नाराज हो अपनी बहन से कि ऐसे ही चले जाओगे? मानती हूँ आज तक मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है तुम्हारे साथ, सारी गलती मेरी है, तुम तो बस एक दोस्त और एक भाई का फर्ज निभा रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया, सबके सामने उस इंसान को बेइज्जत कर दिया जो खुद से पहले मेरे बारे में सोचा करता है। और देखो आज भी मेरे सिर्फ एक बार बुलाने पे यहाँ आ गए। अभी तुम चाहे मुझसे झगड़ा कर लो, मुझे डेट दो, यहाँ तक चाहो तो मुझे मार भी सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक और मौका दे दो, मैं अब कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने को नहीं बोलूँगी। सिया ने फिर बुरी तरह से रोते हुए कहा, अभी क्या तुम अपनी इस घमंडी और बुरी बहन को एक और मौका नहीं दे सकते हो? वादा करती हूँ अभी इस बार मैं तुम्हें अपनी वही बचपन वाली गुड़िया लौटा दूंगी, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अभी ने जब सिया की पूरी बात सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अब सिर्फ सिया की सीसकियां ही सुनाई दे रही थी। वही अभी ही जानता था कि इस समय वो सिया की बात सुन के खुश था, क्योंकि वो ही जानता था कि इतने सालों से उसने सिया की बेरुखी को कैसे सहा है। जब से सिया ने अपने होश संभाले थे तब से ही वो अभी से हमेशा से ही बेरुखे से ही बात करती थी। अभी को इससे बहुत बुरा लगता था लेकिन फिर भी उसने कभी सिया का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब सिया ने पूरे ऑफिस के सामने जलील किया तो उसकी एक एक बातें उसके दिल पे जा लगी थी, उसे बहुत दर्द हुआ था। तब वो ही जानता था कि उस समय उसने कैसे खुद को संभाला था। सिया के बारे में उसने जीतना मलिक और राघव से सुना था और अब सिया की पूरी बात को सुन के उसे अब यकीन हो गया था कि सिया अब सच में बदल गई है। और सिया की बात से उसे ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि वो दिल से अपनी किए पे शर्मिंदा है और दिल से माफ़ी मांग रही है। लेकिन सिया का इस तरह से रोना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके रोने की वजह से उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके लिए अब कुछ मायने रखता था तो वो ये था कि आज उसे उसकी वही बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड उसकी बहन उसे वापस मिल गई। बाकी कोई भी बातें अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सिया की रोने की आवाज़ अभी भी उसके कानों में आ रही थी। अभी जल्दी से पीछे मुड़ा और उसने भी रोते हुए कहा, तुम रो मत, तुम रोगी तो मैं भी रो दूंगा।
अभी की ऐस बड़ी ई बात सुन सिया ने झट से अभी को देखा जिसकी आंखों में भी आंसू थे। ये देख सिया में जल्दी से अभी को हग कर लिया और रोते हुए कहा, अभी क्या सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मैं बहुत खुश हूँ अभी, अब देखना मैं कभी तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। सिया की बात सुन के अभी रोते हुए ही मुस्कुरा दिया और सिया को हग करते हुए कहा, अब मैं भी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी अचानक सिया को कुछ याद आया। वो झट से अभी से दूर हुई और अपने आसपास देखा तो उसने देखा कि उसने जिस नौकर से अभी बात की थी वो सिया की ओर ही एक थाल लिए हुए बढ़ रही है। ये देख सिया में जल्दी से अपने आंसू पोंछे भाग के उस नौकर के हाथ से थाल लिया और अभी के पास दी और उसे सोफे पे बिठा दिया। अभी मैं कंफ्यूज होते हुए कहा, ये गुड़िया तुम क्या कर रही हो? अभी की बात सुन सिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वो तुम हर साल मुझसे राखी बंधवाने आते थे लेकिन मैंने कभी तुम्हें राखी नहीं बंधी। जैसे मैं अक्सर बचपन में तुम्हें बांधा करती थी और जब मैंने तुम्हें तुम्हारी पुरानी वाली गुड़िया लौटा दी है तो पहले तुम्हारी गुड़िया तुम्हें राखी बांधेगी। सिया की बात सुन के अभी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। इस दिन का न जाने वो कितने सालों से इंतजार कर रहा था। जब हर साल वो राखी के दिन अपनी सूनी कलाइयाँ देखता था तो वो ही जानता था कि उसे कितना दर्द होता था। और आज आखिरकार उसका बरसों का इंतजार खत्म हुआ। आज उसकी गुड़िया उसे राखी बांधने जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में उसे बांधन करती थी। सिया भी अभी के जज्बात समझ रही थी। सिया में नम आंखों से कहा, भाई वादा करती हूँ आज के बाद अब हर साल कभी आपका हाथ खाली नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपकी गुड़िया जो आ गई है। ये बोल सिया मुस्कुराने लगी। सिया में अभी को पहले टीका लगाया, फिर उसकी आरती की, फिर थाल को वही टेबल पे रख के अभी की कलाया पे राखी बांधने लगी। जब सिया दूसरी राखी भी अभी को बांधने लगी तो अभी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, गुड़िया ये दूसरी राखी किस लिए? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जितने साल ये हाथ राखी के बगैर सूना रहा है उतनी राखी मैं आज बांधने वाली हूँ। सिया की बात सुन अभी बहुत खुश हो गया। सारी राखी बांधने के बाद अभी किसी छोटे बच्चे के जैसे खुश होते हुए अपनी कलाई पे बंधी राखी को देख रहा था, जिसे देख सबके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। सिया ने मलिक और राघव को भी सोफे पे बिठाया और उन दोनों को भी राखी बांधी। फिर सिया तीनों के सामने अपने हाथ बंधे खड़ी हो गई और कहा, हम अब चलो जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालो। गिफ्ट का नाम सुन के तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अभी ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन हमारे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है। अभी की बात सुन सिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखे और अभी की ओर उंगली दिखाते हुए मुंह फुलाते हुए कहा, और अभी के बच्चे मैंने तो तुम्हें कितनी सारी राखियां बांधी है और तू इसे कैसे बोल सकता है कि तू कोई गिफ्ट नहीं देगा? फिर अपने हाथ बांध के मुंह फुलाते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आप तीनों से मेरा गिफ्ट चाहिए बस, और अभी तुम्हें मुझे उतने गिफ्ट देने होंगे जितनी मैंने तुम्हें राखी बांधी है, समझे? सिया की बात सुन के अभी ने मुंह बनाते हुए मलिक के कान में कहा, छोटे भाई देखा ये तो अभी से हम पे कैसे अपनी बात मनवा रही है, पता नहीं आगे क्या करेगी ये छिपकली। अभी की बात सुन के राघव ने कहा, छोटे चूहे धीरे बोल वरना ये बात छोटी ने सुन ली कि अभी तूने उसे क्या बोल है तब तो तेरी खैर नहीं। राघव की बात सुन के अभी जेब गया और सीधा बैठ गया। वही तीनों को देख के सामने बैठे तीन लोग अपना मुंह दबा के हंस रहे थे। वे कोई और नहीं राम, ऋषु और एंजल थे। चैटी लिटिल ब्लैक सोल। सिया की बात सुन के अभी ने मुंह बनाते हुए मलिक के कान में कहा, छोटे भाई देखा ये तो अभी से हम पे कैसे अपनी बात मनवा रही है, पता नहीं आगे क्या करेगी ये छिपकली। अभी की बात सुन के राघव ने कहा, छोटे चूहे धीरे बोल वरना ये बात छोटी ने सुन ली कि अभी तूने उसे क्या बोल है तब तो तेरी खैर नहीं। राघव की बात सुन के अभी जेब गया और सीधा बैठ गया। वही तीनों को देख के सामने बैठे तीन लोग अपना मुंह दबा के हंस रहे थे। वे कोई और नहीं राम, ऋषु और एंजल थे। अभी ने सिया को देखा और कहा, अच्छा ठीक है तू ना अपने गिफ्ट की लिस्ट हमें दे दियो, हम ला देंगे। अभी की बात सुन के सिया ने चमकती हुई आंखों से अपने सामने बैठे तीनों को देखा और कहा, क्या सच्ची में? तो तीनों ने एक साथ हाँ में सर हिला दिया। ये देख सिया में खुशी से चहकते हुए कहा, फिर ठीक है, मैं ना शाम तक आपको लिस्ट दे दूंगी। और जाके राम के पास ऋषु को अपनी गोद में लिए बैठ गई और ऋषु को कस के गले लगा लिया। उसकी इस बड़ी ई हरकत पे सभी मुस्कुरा दिए। तभी राम ने कहा, वैसे अभी एक गिफ्ट मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ। राम की बात सुन के सभी की नज़र राम पे गई।
राम की बात सुन के अभी के छोटे बच्चे के दे से खुश होते हुए कहा, क्या सच्ची में जीजू? अपने लिए जीजू शब्द सुन के राम के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। राम ने हाँ में सर हिलाया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी सिया ने मुझे बताया तुमने कितनी जल्दी इस मैटर को सॉल्व किया था। मैं तुम्हारी काबिलियत से बहुत इम्प्रेस हूँ और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि आज से तुम आहूजा कॉरपोरेशन के लीगल एडवाइजर होगे। और रही बात कपूर कॉरपोरेशन की, तो इसका फैसला सिया का होगा। लेकिन तुम्हें कल से ही आहूजा कॉरपोरेशन में लीगल एडवाइजर की पोस्ट पे मैं अपॉइंट करता हूँ। राम की बात सुन के अभी के साथ साथ सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अभी ने अपनी लखराती आवाज में कहा, क्या 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 सच्ची में? अभी की आवाज से सभी डे से होश में आए। वही ऋषु और एंजल एकटक राम का चेहरा देख रहे थे और राम की बोली हुई बात की समझने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सिया एक्साइटमेंट में चहकते हुए कहा, अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कपूर कॉरपोरेशन में तो अभी ये पोस्ट खाली नहीं है, लेकिन मैं जरूर कुछ जुगाड़ लगा के अभी को कपूर कॉरपोरेशन की ये पोस्ट दे दूंगी। सिया की बात सुन के राम ने कहा, सिया पहले अभी को एक कंपनी को संभालने दो, ऐसे हम उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल देंगे। और वैसे भी अब तो सब सही है, तुम कभी भी अभी की एडवाइस ले सकती हो। इस पे सिया ने कहा, हाँ सही कहा, दो कंपनियों का काम एक साथ करना और वो भी ऐसे अचानक अभी के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए अभी सिर्फ आहूजा कॉरपोरेशन में काम करेगा। वही अभी तो राम की बात से इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो राघव और मलिक के ऊपर ही चढ़ गया था और दोनों को अपने गले से लगाया हुआ था और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। राघव ने धूटी धूटी आवाज में कहा, ये गधे की औलाद, छोड़ दे, हमें यही मारने का इरादा है क्या? राघव की बात सुन अभी ने जट से दोनों को छोड़ दिया और सोफे से कूद के राम की ओर लपका और उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू जीजू, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, देखना। राम ने हंसते हुए प्यार से अभी का सर सहलाया और कहा, जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ये पोस्ट दी है। तभी एंजल ने अभी के पेट में अपने छोटे छोटे मुंह के मारते हुए कहा, छोड़िए मेरे पापा को, ये मेरे पापा है। एंजल की गुस्से वाली इतनी प्यारी आवाज सुन के अभी और राम दोनों की नज़र राम की गोद में बेटी एंजल पे गई, जो गुस्से से अभी को धूर रही थी। जैसे ही अभी राम से दूर हुआ वैसे ही एंजल ने जल्दी से राम को हक कर लिया और कहा, मेरे पापा, मेरे पापा। एंजल की इस बड़ी ई हरकत देख सब हो हंसी आ गई। वही राम ने प्यार से अपनी गुड़िया का सर सहलाया और कहा, हाँ मेरी गुड़िया, मैं आपका ही पापा हूँ। ये सुन ऋषु, जो सिया की गोद में बैठा था, वो भी लपक के राम की ओर झुक के उसे हक करते हुए कहा, और मेरे भी पापा। ये सुन राम ने प्यार से अपने दोनों बच्चों के सर को सहलाते हुए कहा, हाँ मैं आप दोनों का पापा हूँ। कुछ देर के बाद वे सभी वहाँ से चले गए। रास्ते में राम ने सिया से कहा, सिया वी आर हमने मिलना चाहते हैं। राम की बात सुन के सिया ने कहा, हमें लगा ही था कि ऐसा जरूर कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं अब ये दोनों किसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका हमसे क्या काम है। इस पे राम ने कहा, हाँ वो तो अब उनसे मिलके ही पता चलेगा। सिया ने कहा, वैसे राम, क्या आपने क्या सोचा है, हम किसे एम्स कंपनी का सीईओ बनाएंगे? हमें जल्द से जल्द ये काम करना होगा। सिया की बात सुन के राम ने कहा, हाँ उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, बस वो इंसान मान जाए। राम की बात सुन के सिया ने कहा, राम आप किसकी बात कर रहे हो? इस पे राम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इस पे सिया में मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है। उन दोनों की गोद में ऋषु और एंजल बैठे हुए थे। दोनों ही फोन में गेम खेल रहे थे कि तभी राम का फोन बज उठा। राम ने दे से ही कॉल रिसीव किया तो सामने से एक गार्ड की घबराती हुई आवाज आई, बॉस वो। इस पे राम ने कहा, क्या हुआ, साफ साफ बताओ क्या हुआ। इस पे उस गार्ड ने कहा, बॉस वो विला में कुछ जंगली जानवर घुस आए हैं और हंगामा कर रहे हैं, हमने उन्हें काबू करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गार्ड की बात सुन के राम की भौहें सिकुड़ गई और कहा, क्या जंगली जानवर? इस पे दूसरी ओर से गार्ड ने कहा, हाँ बॉस, वो कुल मिला के 7 जानवर है, एक शेर, 2 बंदर, 2 खरगोश, एक बेबी एलिफेंट और एक चीता। गार्ड की बात सुन के राम में हैरानी से धीरे से बड़बड़ाया, क्या लिटिल ब्लैक सोल? सामने से गार्ड ने कहा, बॉस क्या कुछ कहा आपने, ठीक से आवाज नहीं आ रही है आपकी। इस पे राम ने कहा, मैं रास्ते में हूँ, कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, और ध्यान रहे किसी को चोट ना लगे। फोन रखने के बाद राम ने सिया को देखा और परेशानी से देखा।
सिया ने जब राम को परेशान देखा तो कहा, राम क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हो। इस पे राम ने कहा, वो विला से एक गार्ड का कॉल आया था, उसने कहा कि विला में कुछ जंगली जानवर घुस आए हैं। राम की बात सुन के सिया ने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन ऐसे कैसे कोई जंगली जानवर विला में घुस गया? इस पे राम ने कहा, उस गार्ड का कहना है कि वो 7 जानवर है, एक शेर, 2 बंदर, 2 खरगोश, एक बेबी एलिफेंट और एक चीता। राम की बात सुन सिया ने हैरानी से कहा, क्या कही, ये वही तो नहीं? 81 लिटिल ब्लैक सोल और एंजल। सिया ने जब राम को परेशान देखा तो कहा, राम क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हो। इस पे राम ने कहा, वो विला से एक गार्ड का कॉल आया था, उसने कहा कि विला में कुछ जंगली जानवर घुस आए हैं। राम की बात सुन के सिया ने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन ऐसे कैसे कोई जंगली जानवर विला में घुस गया? इस पे राम ने कहा, उस गार्ड का कहना है कि वो 7 जानवर है, एक शेर, 2 बंदर, 2 खरगोश, एक बेबी एलिफेंट और एक चीता। राम की बात सुन सिया ने हैरानी से कहा, क्या कही, ये वही तो नहीं? सिया की बात सुन के राम ने कहा, वेल मुझे तो वही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां जाके ही हमें सच का पता चलेगा। इस पे सिया ने कहा, काश वो वही हो, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। इस पे राम ने प्यार से सिया के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा तुम क्यों परेशान हो रही हो, उनको अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। राम की बात को सुन के सिया ने बस हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर के बाद जब वे लोग आहूजा विला पहुंचे तो गार्ड से सभी कारों को गेट के बाहर ही रुकने को कहा। उनमें से एक गार्ड आगे आया और राम से कहा, बॉस आप अंदर ना जाए तो अच्छा होगा, वहाँ अभी भी वो जानवर अंदर है। उस गार्ड की बात सुन के राम ने कहा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, गेट खोल दो। राम की बात सुन गार्ड ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राम ने उसे गेट खोलने को बोल दिया। इस पे गार्ड ने आगे कुछ भी नहीं कहा और जाके गेट खोल दिया। उसकी कार के पीछे की कार में राघव मलिक और अभी थे, और उन दोनों कार के आगे पीछे और 2 कार थी जिसमें राम और सिया के पर्सनल गार्ड्स थे। जब सभी कार गेट के अंदर कुछ आगे गई तो राम और सिया ने कार की खिड़की से बाहर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि विला के गार्डन में बहुत सारे गार्ड्स ने एक बड़ा सा घेरा बना के रखा था। उन सभी के हाथ में राइफल थी, और उन सब के बीच वो 7 जानवर थे, और वे सभी गार्ड्स की गन पॉइंट पे थे। और जब सिया और राम ने चलती कार से ही उन 7 जानवरों को देखा तो उन दोनों को तो धड़कन ही रुक गई। दोनों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, कार रोको। दोनों के ऐसे एक साथ चिल्लाने से ड्राइवर ने जल्दी से कार को रोक दिया। सिया और राम ने ऋषु और एंजल को कार की सीट में बिठाया और अपना ख्याल रखने को बोल के जल्दी से कार से उतर गए और गार्डन की ओर भागे। वही कुछ दूरी पे धर के सभी लोग भी खड़े होके ये नज़ारा देख रहे थे, और जैसे ही सभी ने सिया और राम को गार्डन की ओर भागते हुए देखा तो सभी हैरान हो गए, और साथ ही में एक डर सभी के मन में बस गया। वही राघव मलिक और अभी ने राम और सिया को ऐसे गार्डन की ओर भागते देखा तो वो तीनों भी दोनों के पीछे बिना कुछ सोचे समझे भागे। उसके पीछे उनके सभी गार्ड्स भी। सभी को ऐसे भागते देख के ऋषु ने एंजल को देखा और कहा, ये मम्मा पापा और तीनों मामू ऐसे क्यों भाग रहे हैं? ऋषु की बात सुन के एंजल ने कहा, चलो हम भी वहां चल के देखते हैं। ये सुन ऋषु ने भी हमें सर हिला दिया और दोनों कार से नीचे उतरे और सिया और राम जहां भाग रहे थे उनके पीछे भागने लगे। और जब दूर से घर वालों ने ये देखा तो वे सब और भी ज्यादा डर गए। वे सब भी गार्डन की ओर भागे, उन्हें डर था कि इन सब में कहीं ऋषु और एंजल को कुछ ना हो जाए। वही राम और सिया जल्दी से गार्डन में पहुंचे। राम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सभी अपनी अपनी गन नीचे करो और पीछे हटो। राम की बात सुनने सभी गार्ड्स ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। राघव ने भी उन जानवरों को देखते हुए कहा, लेकिन बॉस ये। वो कुछ और आगे बोलता उसके पहले ही सिया ने उन 7 जानवरों को देखते हुए सभी से कहा, घबराओ मत, ये सभी किसी को कुछ भी नहीं करेंगे। तब तक वहां ऋषु, एंजल और धर के सभी लोग आ चुके थे। ऋषु और एंजल राम और सिया के पास जाके खड़े हो गए। वही उन 7 जानवरों की नज़र अब सिया और राम पे टिकी हुई थी। वे सभी एकटक राम और सिया को देखे जा रहे थे। तभी उन सभी की नज़र एक साथ सिया के पास में खड़ी छोटी सी एंजल पे गई, जिसे देख ऐसा लगा जैसे उन सभी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। ऐसा ही कुछ हाल छोटी एंजल का भी था। सभी लोग अभी उन जानवरों को देख ही रहे थे कि तभी एंजल ने जोर से चिल्लाते हुए खुशी के साथ कहा, चीनी मिनी चीकू पिकू रोजी शेरा भोलू। ए बॉल एंजल ने बिना किसी को देखे उन 7 जानवरों की ओर दौड़ लगा दी।
ये देख सभी घर वालों की एक साथ चीख निकल गई और सभी एंजल को रुकने के लिए बोलने लगे। एंजल को वहां भागता देख के ऋषु भी उसके पीछे बिना कुछ सोचे समझे भागा। ये देख तो अब वहां जितने भी लोग खड़े थे उन सभी की जान हलक में आ गई। सभी ने राम और सिया को देखा तो हैरान हो गए क्योंकि इतना सब होने के बाद भी दोनों शांत थे। ये देख दादी ने परेशान होते हुए कहा, राम सिया आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, कुछ करो ना, देखो दोनों बच्चे कैसे उन जानवर के पास जा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो उसे। दादी की बात सुन के सिया ने दादी का हाथ पकड़ के उसे सहलाते हुए कहा, दादी आप परेशान न हो, कुछ नहीं होगा बच्चों को। ये देख अभी ने उन जानवरों से डरते हुए कहा, सिया ये क्या बकवास कर रही हो, देखो तो सही वे सब कितने खतरनाक लग। अभी इतना ही बोल पाया वो, आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा ही कुछ हाल सभी का था क्योंकि अभी तक एंजल और ऋषु ही उन जानवरों के सामने भागे जा रहे थे। अब सीन कुछ ऐसा था कि वो सातों जानवर भी एंजल की ओर भाग के आ रहे थे। ये देख राम और सिया जल्दी से आगे गए, वही बाकी सब तो डर के मारे कांप रहे थे। 82 सिया, राम और लिटिल ब्लैक असोल। दादी की बात सुन के सिया ने दादी का हाथ पकड़ के उसे सहलाते हुए कहा, दादी आप परेशान न हो, कुछ नहीं होगा बच्चों को। ये देख अभी ने उन जानवरों से डरते हुए कहा, सिया ये क्या बकवास कर रही हो, देखो तो सही वे सब कितने खतरनाक लग। अभी इतना ही बोल पाया वो, आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा ही कुछ हाल सभी का था क्योंकि अभी तक एंजल और ऋषु ही उन जानवरों के सामने भागे जा रहे थे। अब सीन कुछ ऐसा था कि वो सातों जानवर भी एंजल की ओर भाग के आ रहे थे। ये देख राम और सिया जल्दी से आगे गए, वही बाकी सब तो डर के मारे कांप रहे थे। राम और सिया दोनों कुछ आगे जाके रुक गए, वही वो सभी जानवर एक साथ एंजल की ओर आ रहे थे। और जैसे ही वे सब एंजल के पास पहुंचे तो एंजल ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और वहां खड़े शेर के चेहरे के आसपास अपने छोटे छोटे हाथ लपेट दिए और उसे हक कर लिया। एंजल ने खुशी से चमकती हुई आंखों से कहा, शेरा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एंजल की बात सुन के उस शेर ने अपना एक पंजा उठाया और उससे एंजल की पीठ को सहलाने लगा। तभी वहां खड़े वो दो खरगोश, दो बंदर, बेबी एलिफेंट और चिता भी एंजल से लिपट गए। वो दोनों क्यूट से खरगोश एंजल के पैरों से लिपटे हुए थे। बेबी एलिफेंट एंजल के सर को सहला रहा था और वो दोनों बंदर एंजल की पीठ से चिपके हुए थे। और रही बात उस चीते की तो वो बेचारा उन सबको घूर के देखे जा रहा था। पीछे आता हुआ ऋषु ये देख के अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने का नज़ारा देख रहा था। तभी उसके सर पे किसी का हाथ महसूस हुआ। ऋषु ने अपना सिर ऊपर करके देखा तो वहां राम और सिया थे जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ये सब देख धर के सभी लोग भी हिम्मत करके थोड़ा आगे आ गए क्योंकि ये नज़ारा देख के वहां खड़े सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे, सिवाय राम और सिया के। वही उस चीते ने अपने पंजे से उन दोनों बंदरों को एंजल से दूर किया और खुद एंजल की पीठ को अपने सर से सहलाने लगा। एंजल उस शेर से दूर हुई और उसे देखते हुए अपनी प्यारी लेकिन तुतलाती आवाज में कहा, शेरा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोल उसने शेरा को किस कर दिया। ये सुन शेरा ने भी अपना सिर हिला दिया, जैसे बोल रहा हो मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। एंजल ने फिर पीछे देखा और खुशी से कहा, मेरे प्यारे भोलू मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया। ये सुन उस चीता ने एंजल के सर पे अपना एक पंजा रख दिया और उसके बाल को सहलाने लगा। तभी वो दो खरगोश उसकी फ्रॉक को खींचने लगे। ये देख के एंजल ने खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहा, हा हा चीनी मिनी आपको भी मैंने बहुत मिस किया। तभी एक बंदर कूद के एंजल के गले लग गया, जिससे एंजल नीचे बैठ गई और हंसते हुए कहा, और चीकू पिकू को भी, और उस बेबी एलिफेंट का सिर सहलाते हुए कहा, और मेरी रोजी को भी। वही दूर खड़े अभी राघव और मलिक भी ये देख रहे थे। उसके पास में खड़े आरव ने डरते हुए कहा, राघव भाई ये हमारी एंजल को क्या हो गया है, ये कैसे अजीब अजीब नाम से इन जानवरों को बुला रही है। कृष्ण ने भी कहा, हाँ भाई, और ये सभी जानवर एंजल को चोट भी नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुन राघव ने भी अपना सर खुजाते हुए कहा, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात से हो रही है कि ये सभी जानवर एक साथ हैं और एक दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। राघव की बात सुन के अभी ने कहा, वो तो है भाई, लेकिन ये सिया की छोटी शैतान की ऐस बड़ी ये हरकतें देख मुझे यकीन हो गया कि ये सच में सिया की ही बेटी है, क्योंकि ऐस बड़ी ही उटपटांग हरकतें सिर्फ सिया ही करती है। ये सुन सभी अपना मुंह दबा के हंसने लगे।
और आगे खड़ी सिया ने दूर के अभी को देखा तो अभी जज से पास में खड़े मलिक के पीछे छुप गया। ये देख राघव ने अभी के सर पे चपत लगाते हुए कहा, बेवकूफ़, जब तुम छोटी से इतना ही डरते हो तो ऐसी बड़ी ही हरकतें क्यों करते हो। इस पे अभी ने मुंह दबा के हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे उसे चिढ़ाने में मज़ा आता है, और वैसे भी वो ना सिर्फ घूरती ही है मुझे और कुछ नहीं करती, इसलिए मुझे मज़ा आता है उसे तंग करने में। इस पे पास में खड़े मलिक ने कहा, हाँ लेकिन अब ध्यान रखना, क्योंकि अब तो तुम उसके साथ ही काम करने वाले हो। अब दिद्दू सिर्फ धूरेगी ही नहीं बल्कि सीधा तुम्हारा काम 10 गुना बढ़ा देगी। मलिक की बात को सुन के अभी का मुंह खुला का खुला रह गया। वही अभी तक एंजल के पास में खड़े शेरा की नज़र सिया और राम की ओर थी। कुछ देर के बाद सभी ने देखा कि शेरा अपने धीमे कदमों से राम और सिया की ओर बढ़ा रहा है। शेरा को अपने पास आता देख के राम और सिया दोनों के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। राम और सिया के पास शेरा को आते देख राघव और मलिक जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन राम ने दोनों को वहीं रुकने का इशारा किया। अब तक शेरा दोनों के पास पहुंच गया था और वो एकटक सिया और राम को देखे जा रहा था। ये देख राम और सिया अपने घुटनों पे बैठे और प्यार से उसका सर सहलाया, और दोनों ने एक साथ कहा, कैसे हो शेरा। दोनों की बात सुन के शेरा अब भी एकटक राम और सिया को देखे जा रहा था। तभी शेरा ने अपने सर को झुका के दोनों को हल्का सा धक्का दिया, जिससे दोनों समझ गए कि शेरा क्या करना चाहता है। राम और सिया मुस्कुराते हुए वही जमीन पे पालती मार के बैठ गए। जैसे ही दोनों बैठे वैसे ही शेरा दोनों की गोद में कुछ इस तरह लेट गया कि उसका सिर का हिस्सा सिया की गोद में था और बाकी का आधा हिस्सा राम की गोद में। शेरा ने आराम से सिया की गोद में अपना सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख राम और सिया ने मुस्कुराते हुए उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया। राम शेरा की पीठ को सहला रहा था और सिया उसके सिर को जैसे एक माँ अपने बच्चे का सर सहलाती है। सिया ने झुक के शेरा को किस किया और धीरे से शेरा के कानों में कहा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इस नए जन्म में भी पहचान लिया। धन्यवाद। सिया की बात सुनने शेरा ने सिया की आंखों में देखा। सिया ने देखा कि शेरा की आंखों में आंसू थे। ये देख सिया ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे सहलाते हुए कहा, नहीं ऐसे नहीं रोते, अब हम सब फिर से एक साथ हैं। सिया की बात सुन के शेरा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। तभी वहाँ बाकी के जानवर मतलब हमारी एंजल के चीनी मिनी चीकू पिकू रोजी और भोलू भी आ गए और सभी राम और सिया पे चढ़ गए। ये देख राम और सिया खिलखिला के हंसने लगे, और रही बार बाकी सबकी तो बेचारे अब भी नासमझी में अपना सर खुजा रहे थे। टू बी कंटिन्यू। 83 दुश्मनों का अगला शिकार। सिया ने झुक के शेरा को किस किया और धीरे से शेरा के कानों में कहा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इस नए जन्म में भी पहचान लिया। धन्यवाद। सिया की बात सुनने शेरा ने सिया की आंखों में देखा। सिया ने देखा कि शेरा की आंखों में आंसू थे। ये देख सिया ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे सहलाते हुए कहा, नहीं ऐसे नहीं रोते, अब हम सब फिर से एक साथ हैं। सिया की बात सुन के शेरा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। तभी वहाँ बाकी के जानवर मतलब हमारी एंजल के चीनी मिनी चीकू पिकू रोजी और भोलू भी आ गए और सभी राम और सिया पे चढ़ गए। ये देख राम और सिया खिलखिला के हंसने लगे, और रही बार बाकी सबकी तो बेचारे अब भी नासमझी में अपना सर खुजा रहे थे। सिया ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा अच्छा अब बस करो, चलो मैं आपको सभी से मिलाती हूँ। इसलिए वे सातों किसी आज्ञाकारी बच्चों के जैसे राम और सिया के सामने खड़े हो गए। तभी एंजल एक्साइटेड होके वहाँ आई और उन अभी से कहा, क्या आप मम्मा पापा को जानते हैं। इस पे उन सातों ने एक साथ हाँ में सर हिलाया। ये देख एंजल खुश हो गई। तभी राम की नज़र दूर खड़े डरे हुए ऋषु पे गई। ये देख राम खड़ा हुआ और ऋषु के पास जाके उसे अपनी गोद में उठा दिया और सिया के पास जाके बैठ गया। ऋषु ने डर के कारण राम की गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया। ये देख सिया ने ऋषु के सिर को सहलाते हुए कहा, ऋषु बेबी डरो नहीं बच्चा, ये सब कुछ नहीं करेंगे, एक बार देखो सामने। राम ने ऋषु को खुद से दूर किया और उन सातों को अपने पास बुलाया और कहा, हम शेरा, ये है ऋषु मेरा और सिया का बेटा। जैसे ही उन सभी ने ये सुना तो सभी ने एक साथ सिया को देखा, जैसे बोल रहे हो क्या सच में ये आपका बेटा है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये हमारा बेटा है। तभी एंजल ने भी सिया को पीछे से हग करते हुए उन सभी से कहा, हाँ शेरा भोलू ये ऋषु है मेरा भाई, ये मेरी मम्मा और ये मेरे पापा। एंजल की बात सुन के उन सभी की आंखों में जैसे एक अलग जी चमक आ गई।
सबसे पहले चीनी मिनी यानी 2 क्यूट वाले खरगोश ऋषु के पास आए और उसके पैरों से लिपट गए। ये देख एक पल के लिए ऋषु डर गया। ये देख एंजल आगे आई और ऋषु का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषु डरो नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारे दोस्त है। एंजल की बात सुन के ऋषु ने अपने मासूम चेहरे के साथ एंजल से कहा, क्या ये सच में हमारे दोस्त है? इस पे एंजल ने जोर से हाँ में सर हिलाया और ऋषु के हाथ को चीनी मिनी की पीठ पे रख दिया। पहले तो ऋषु डरा, लेकिन फिर उसे उन दोनों की पीठ से हिलाने में मजा आने लगा। ऋषु ने खुशी से कुछ बू दिया, ये कितने प्यारे हैं ना। तभी चीकू पिकू यानी 2 बंदर भी ऋषु के पास आए और उससे लिपट गए, जिससे ऋषु को गुदगुदी होने लगी और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसको ऐसे देख धर के सभी लोग वहां आ गए और क्यूरियोसिटी के साथ सब देखने लगे। जिया ने कहा, ये सब कितने प्यारे हैं ना, देखो ना। पास में खड़ी कशिश ने भी कहा, हाँ सच में ये बहुत प्यारे हैं। रोजी, भोलू और शेरा भी ऋषु से मिले। उसके बाद शेरा और भोलू की नज़र कशिश, जिया, अनाया, आरव, अंश और कृष पे गई। उनको देख के शेरा और भोलू की आंखों में दे से एक चमक आ गई और दोनों उसकी ओर बढ़ गए। ये देख उन सब की डर के मारे चिक निकल गई। ये देख राम, सिया, ऋषु और एंजल ने उस ओर देखा। वे सब खड़े हुए और वहां जाके कहा, कशिश, जिया, अनाया, आरव, कृष, अंश, बच्चा डरो नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे आपको। दरअसल शेरा और भोलू को क्यूट लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए वे दोनों आप सबके पास आ रहे हैं। सिया की बात सुन वो कुछ शांत हुए, लेकिन अब भी वे डर रहे थे। जब शेरा और भोलू वहां पहुंचे तो सिया भी उनके पास गई। शेरा सबसे पहले जिया के पास गया और उसके ठीक सामने बैठ गया और अपने दोनों पैरों से पंजों से उसे के पैरों से हग कर लिया। ये देख जिया की हालत खराब होने लगी। सिया जिया के पास आई और उसके सर को सहलाते हुए कहा, जिया बच्चा डरो नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, बल्कि इसे तो तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसीलिए देखो कि इसे तुम्हें हग कर रहा है। फिर सिया ने जिया के हाथ को पकड़ के शेरा के सर पे रख दिया और शेरा के सर को सहलाने लगी, जिससे जिया कुछ ही पल में शांत हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शेरा को देखने लगी। फिर एक्साइटेड होते हुए कहा, भाभी माँ सच में ये तो कितना प्यारा है। वही भोलू कृष के पास गया और अपने 2 पैरों पे खड़ा होकर कृष को हग कर लिया। ये देख कृष ने डरते हुए कहा, भाई भाई प्लीज़ मुझे बचाओ। ये सुन राम कृष के पास गया और उसे शांत कराया। फिर कृष ने हिम्मत करके भोलू के सर पे हाथ रखा तो उसे भी मजा आया। ऐसे ही सातों जानवर सभी से मिले, यहाँ तक कि सभी गाज से भी अब वहाँ खड़े किसी को भी उन सभी से डर नहीं लग रहा था। तभी सिया ने सभी गाज और सभी धर के लोगों को समझाते हुए कहा, अब मैं आप सबको इन सभी के बारे में कुछ बातें बता दूं। आप सब ने देख ही लिया होगा कि अब इन सब से हमें कोई खतरा नहीं है। इन सभी की एक खासियत है, ये लोग एक बार किसी का चेहरा देख ले तो वो भूलते नहीं है। इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी आपके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करेंगे और आपकी बातें भी मानेंगे और समझेंगे भी। हाँ, ये सभी हमारी लैंग्वेज अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए आपको इनसे बात करना आसान होगा। ये सभी कई ऐसी बड़ी चीज़ें करते हैं जो आम जानवर नहीं कर सकते, जैसे हमारे जैसे टीवी देखना, बुक पढ़ना, कई ऐसे काम ये लोग आसानी से कर सकते हैं। सिया ने फिर और भी कुछ ज़रूरी बातें सभी को बताए और फिर आखिर में वे लोग घर के अंदर चले गए। जिया और कशिश के हाथों में चीनी मिनी थे और रोजी अनाया को अपनी लंबी नाम से पकड़ के जा रही थी। सभी इन सभी के आने से बहुत खुश थे। रात के समय राम और सिया अपने स्टडी रूम में अपनी अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। ऋषु और एंजल सोफे पे ही खेलते हुए सो गए थे। तभी डोर नॉक करने की आवाज़ आई। सिया ने कहा, कम इन। सिया के ऐसा बोलते ही मलिक और राघव अंदर आए। दोनों के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। मलिक ने डोर लॉक किया। दोनों ने सभी डॉक्यूमेंट टेबल पे रखे। राघव ने कहा, बॉस ये कुछ खास वीआईपी की डिटेल्स है जो हमारे लिए ज़रूरी है। राघव की बात सुन के राम ने कहा, क्या इन सब की तस्वीर है तुम्हारे पास? राम का सवाल सुन के मलिक ने कहा, जी बॉस ये रही। ये बोल कुछ तस्वीरें मलिक ने आगे बढ़ा दी। सिया ने उन सभी तस्वीरों को एक पल देखा, फिर मलिक को देते हुए कहा, इन सभी तस्वीरों को सॉफ्ट बोर्ड पे लगाओ। कुछ ही देर में मलिक ने एक और सभी तस्वीरों को लगा दिया। राम और सिया उन तस्वीरों के सामने जाके खड़े हो गए। मलिक ने कहा, बॉस ये कुल मिला के 35 ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग फील्ड में मशहूर है और जिसकी पहुंच काफ़ी ऊंचे तक है। मलिक की बात को सुन के सिया ने कहा, ठीक है, इन सभी की एक एक करके डिटेल्स बताओ।
सिया की बात को सुन के राघव ने राम और सिया के लिए एक चेयर पास की। राम और सिया वहां बैठ गए। मलिक ने फिर एक एक करके सभी की डिटेल्स बताना शुरू किया। ये कुल मिला के 35 लोग थे। राम और सिया जिस पे डाउट हो रहा था उन सभी की तस्वीरों को सिया ने दूसरी ओर लगवाया। ऐसे ही सभी की डिटेल्स जानने के बाद राम और सिया ने 35 में से 20 तस्वीरें अलग रखवाई थी। ये 20 लोग जिंदा तो अभी भी थे, लेकिन एक समय पे इनमें से कुछ का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ की छोटी मोटी किडनैपिंग या तो किसी का अचानक से काम करने के तरीके को बदलना। ऐसी बड़ी बातें थी जिनसे राम और सिया को उन सभी के ऊपर शक था। उसके बाद सिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मलिक क्या तुम मुझे इन सभी की छोटी से छोटी जानकारी दे सकते हो? इसमें मलिक ने हाँ में सर हिलाया और एक बार फिर से मलिक ने उन 20 लोगों की जानकारियां सिया और राम को देना शुरू कर दिया। इस बार मलिक उन सभी की छोटी से छोटी जानकारियां बता रहा था। जैसे जैसे मलिक उन सभी की डिटेल्स बता रहा था वैसे वैसे सिया और राम का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि इन सभी लोगों को दुश्मनों ने बदल दिया है। यानी कि अभी जो ये लोग देश में घूम रहे हैं ये कोई इंडियन नहीं है, बल्कि उन सभी के बहरूपिये है जो उन सभी का भेष लिए देश में खुलेआम घूम रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। मलिक ने उन 20 लोगों की तस्वीर में से लास्ट तस्वीर को पॉइंट करते हुए कहा, बॉस ये जो दीपिन देशमुख है उनकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही वाहियात है। राम ने कहा, कैसी हरकतें, साफ साफ बताओ। इस पे मलिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, दरअसल दीपिन देशमुख की एक बेटी है 23 साल की सायसा देशमुख। ये बॉल मलिक ने एक तस्वीर लगाई जो सायसा की थी। उस तस्वीर में वो एक गार्डन में लॉन पे बैठी हुई थी और क्यूट सा चेहरा बनाया हुआ था। दिखने में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी और साथ ही में उसके चेहरे से मासूमियत साफ साफ झलक रही थी। मलिक ने आगे कहा, बॉस ये है सायसा देशमुख, दीपिन देशमुख की बेटी। उस नाम को सुन के सिया ने कहा, ये तो वही है ना जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में देशमुख इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाया था। इस पे राम ने भी कहा, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, काफ़ी टैलेंटेड लड़की है। इस पे मलिक ने कहा, हाँ सायसा के पास कम उम्र में ही बिजनेस की काफ़ी नॉलेज थी, लेकिन पिछले 3 सालों से सायसा देशमुख को किसी ने नहीं देखा। मलिक की बात सुन के राम और सिया ने कहा, क्या मतलब है मलिक की किसी ने नहीं देखा? इस पे मलिक ने कहा, मतलब जब से सायसा ने अपनी कंपनी को संभाला था तब से छोटी मोटी खबरें अक्सर उसके बारे में आया करती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से ना तो सायसा की कोई अखबार में खबर आई है और ना ही किसी ने उसे कोई पार्टी या इवेंट में देखा है। और जब हमने इसके बारे में पता किया तो हमें एक चौंका देने वाली खबर मिली। इस पे सिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैसी खबर? इस पे मलिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, पिछले 3 सालों से सायसा को हर दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है और कई बार उसका रेप भी हुआ है, और ये सब उसी के घर में उसके साथ हो रहा है। सायसा 3 साल से एक कमरे में बंद है। मलिक की बात सुन के सिया और राम पहले तो हैरान हुए, फिर उनकी आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गई। सिया ने गुस्से से कहा, पता चला ये सब कौन कर रहा है उसके साथ? इस पे मलिक में हकलाए हुए कहा, वो और कोई नहीं, दीपिन देशमुख। ये नाम सुन के राम और सिया के साथ साथ राघव भी हैरान था। मलिक ने कहा, ये मुझे स्टडी रूम में आने के 5 मिनट पहले ही पता चला है। मलिक की बात सुन के राघव ने गुस्से में कहा, ये दीपिन अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इस पे राम ने कहा, ये सिर्फ नाम का ही बाप है राघव। असली दीपिन देशमुख अब भी शायद दुश्मनों की कैद में है या तो अब इस दुनिया में नहीं है। सिया ने कहा, राम क्या हम सायसा को बचा नहीं सकते? इस पे राम ने कहा, क्यों नहीं, हम जरूर बचाएंगे। वो हमारे देश की बेटी है और उन लोगों ने हमारे देश की बेटी पे हाथ डाला है, उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। हम जल्द ही सायसा को उस नर्क से बाहर निकाल देंगे। इस पे सिया ने हाँ में सर हिलाया और एक गहरी सांस लेके खुद को शांत किया। राम ने राघव से कहा, राघव हमारे देश का वो बड़ा वाला मैप यहाँ लगाओ। इस पे राघव ने एक बड़ा सा मैप लगाया। राम अपनी जगह खड़ा हुआ और गौर से उन 20 लोगों की तस्वीरों को देखने लगा। फिर राम ने उन 20 लोगों में से एक की तस्वीर को दिल्ली के बीच में लगा दिया और कहा, ये मनीष त्रिपाठी दुश्मनों का पहला शिकार हुआ जो 2011 में हुआ। उसके बाद राम ने 2012 में जिन पे हमला हुआ उनकी तस्वीर मैप के उस हिस्से में लगाई जिस शहर में वो रहता था। ऐसे ही राम ने धीरे धीरे लान में उन सभी तस्वीरों को मैप पे लगाना शुरू किया। 2013, 14,
15161718192021 ऐसे ही राम ने सभी तस्वीरों को लगाया और साथ में उनको नंबर भी दिया। जब सब तस्वीर लग गई तो सिया आगे आई और एक बार ध्यान से पूरे मैप को देखा और हैरानी से कहा, राम ये तो हमारे आधे से भी ज़्यादा देश में फैल चुके हैं। फिर वो आगे आई और रेत धागे से लाइन में सभी क्रम से तस्वीर के आगे उसे रखती गई और धीरे धीरे एक पैटर्न बनती गई और लास्ट में जब वो 20 नंबर की तस्वीर पे पहुंचने के बाद उसने आगे बढ़ना चाहा तो अगला नंबर राजस्थान का था। ये देख सिया पीछे हट गई और कहा, आज तक जैसे उन लोगों ने हमला किया है, यदि इस बार इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़े तो अगला नंबर राजस्थान का है। इसका मतलब उसका अगला निशाना राजस्थान के हुकूमसा यानी कि वेद प्रताप सिंह है। और अब तक इन सब से ये तो पता चला है कि वो लोग 4 महीने के अंतर में अपना हमला करते हैं और अब उन 4 महीने को पूरा होने में केवल 3 दिन बाकी है। हमें किसी भी तरह से वेद प्रताप सिंह को बचाना होगा। सिया ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से सिया, राघव और मलिक को बालकनी में 2 लोगों के कूदने की आवाज़ आई, जिसे सुन चारों ने एक दूसरे को देखा। मलिक ने जल्दी से पास के ड्रॉवर से 4 गन निकाली और तीनों को पास किया। मलिक ने दोनों बच्चों को कवर किया और राघव, सिया और राम बालकनी के दरवाजे के पास में छुप गए। 84 आज़ाद आहूजा विला में जब सब तस्वीर लग गई तो सिया आगे आई और एक बार ध्यान से पूरे मैप को देखा और हैरानी से कहा, राम ये तो हमारे आधे से भी ज़्यादा देश में फैल चुके हैं। फिर वो आगे आई और रेत धागे से लाइन में सभी क्रम से तस्वीर के आगे उसे रखती गई और धीरे धीरे एक पैटर्न बनती गई और लास्ट में जब वो 20 नंबर की तस्वीर पे पहुंचने के बाद उसने आगे बढ़ना चाहा तो अगला नंबर राजस्थान का था। ये देख सिया पीछे हट गई और कहा, आज तक जैसे उन लोगों ने हमला किया है, यदि इस बार इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़े तो अगला नंबर राजस्थान का है। इसका मतलब उसका अगला निशाना राजस्थान के हुकूमसा यानी कि वेद प्रताप सिंह है। और अब तक इन सब से ये तो पता चला है कि वो लोग 4 महीने के अंतर में अपना हमला करते हैं और अब उन 4 महीने को पूरा होने में केवल 3 दिन बाकी है। हमें किसी भी तरह से वेद प्रताप सिंह को बचाना होगा। सिया ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से सिया, राघव और मलिक को बालकनी में 2 लोगों के कूदने की आवाज़ आई, जिसे सुन चारों ने एक दूसरे को देखा। मलिक ने जल्दी से पास के ड्रॉवर से 4 गन निकाली और तीनों को पास किया। मलिक ने दोनों बच्चों को कवर किया और राघव, सिया और राम बालकनी के दरवाजे के पास में छुप गए। राम, सिया, राघव, मलिक कदमों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते थे। जैसे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी वैसे वैसे उन सभी की पकड़ अपनी अपनी गन पे कसती जा रही थी। तभी 2 लंबी परछाइयाँ अंदर आई। जैसे ही उन 2 लोगों ने कमरे में एंटर किया वैसे ही राम, सिया और राघव ने उन दोनों को घेर लिया और उन दोनों पे गन पॉइंट कर दी। लेकिन फिर भी वे 2 लोग बिना किसी डर के वहां खड़े थे। तभी सिया ने गौर किया कि उन दोनों के पास गन नहीं थी और दोनों का चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था। ये देख सिया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, अपना मास्क हटाओ। सिया के बोलते ही दोनों ने आराम से अपना मास्क निकाल दिया। जैसे ही उन चारों ने अपने सामने खड़े 2 लोगों का चेहरा देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। राम ने धीरे से कहा, आज़ाद। ये वो इंसान था जिसकी सिया और राम ने अपनी पिछली जिंदगी में ब्लैक सोल के लीडर के रूप में चुना था। हाँ, वे दोनों कभी मिले नहीं थे आज़ाद से, लेकिन उसकी काबिलियत से वे अच्छे से वाकिफ थे। सिया ने उन दोनों को गौर से देखा और अपनी गन को नीचे करते हुए कहा, मैं गलत नहीं हूँ तो आप आज़ाद हो और जो आपके साथ हैं वो मंथन है, सही कहा ना? सिया की बात सुन के आजान ने मुस्कुराते हुए कहा, सही पहचाना मिसेस आहूजा। तभी राघव ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है, ऐसे तुम दोनों चोरों की तरह विला में कैसे घुस सकते हो? इस पे आज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव भाई, ये आप भी जानते हैं और हम भी। हम अपना चेहरा हर किसी को नहीं दिखा सकते, बस इसीलिए हमें ऐसे चोरों की तरह आपके दोनों बॉस से मिलने आना पड़ा। इस पे राम ने राघव और मलिक को गन नीचे रखने को कहा और कहा, वैसे मान गए आज़ाद आहूजा विला में इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी आप दोनों हम तक पहुंच गए। इस पे आज़ाद ने कहा, मिस्टर आहूजा, आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वेल चलिए मुद्दे पे आते हैं, आप क्यों हमसे मिलना चाहते हैं? इस पे सिया ने कहा, मेरे पीछे आओ बताती हूँ। सिया आज़ाद और मंथन को उन सभी तस्वीरों के पास ले गई। सिया ने दोनों को शुरू से बताया कि कैसे दुश्मन हम पे धीरे धीरे अटैक कर रहे हैं। हालांकि सिया जानती थी कि ये सब वे पहले से ही जानता है, लेकिन फिर भी उसने बताया
क्योंकि वो आज़ाद के एक सवाल का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद जैसे ही सिया ने अपनी बात पूरी की तो आज़ाद ने कहा, हमें आप दोनों से कुछ देर अकेले में बात करनी है। आज़ाद के इतना बोलते ही राघव और मलिक आज़ाद को घूर के देखने लगे। इस पे आज़ाद ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स, मैं आपके बॉस का बाल तक बाका नहीं कर सकता। ये दोनों मुझसे कई गुना पावरफुल है, सो रिलैक्स, आप फिक्र ना करें। इस पे दोनों में राम और सिया को देखा तो सिया ने दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। दोनों के जाते ही आज़ाद अचानक सीरियस हो गया और कहा, आप दोनों को ये सब जानकारों कैसे मिली? ये सब तो सिर्फ दो लोगों को पता था, रुद्र और वैदेही, और जहाँ तक मुझे पता है वे अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही आज से पहले कभी आप दोनों उनसे मिले थे, तो आपको ये सब कैसे पता चला? इस पे सिया और राम के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। राम ने हंसते हुए कहा, आज़ाद, तुम मशहूर ज्योतिष भीमदेव सोलंकी के शिष्य हो और यहाँ आने से पहले उन्होंने जरूर कुछ तो ऐसा हमारे बारे में कहा है जिस वजह से तुम यहाँ तक हमसे मिलने आए हो। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें भी ये पता है कि हमें ये कैसे पता है, और फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ जिसे देख तुम श्योर हो जाओगे। आजान ने बिना किसी भाव के कहा, मिस्टर आहूजा, आप ऐसा भी क्या दिखाने वाले हैं जिससे हम श्योर हो जाएंगे? इस पे राम ने वहाँ रखा टीवी ऑन कर दिया जिसमें पूरा विला दिख रहा था। तभी आज़ाद की नज़र स्टडी रूम के बाहर रखे कैमरे पे गई, जहाँ सोफे पे मलिक और राघव बैठे हुए थे और उसके बीच में रोजी फैल के सो रही थी, मतलब हमारा बेबी एलिफेंट, और उसके ऊपर चीनी मिनी यानी क्यूट वाले खरगोश लेटे हुए थे। जैसे ही आज़ाद ने ये देखा तो वो हैरान हो गया। तभी उसकी नज़र दूसरे कैमरे पे गई जिसमें एक कमरे में आरव, अंश और कृष बेड पे लेटे हुए थे और उनके बीच में भोलू लेटा हुआ था, यानी कि हमारा चिता। ये सब देख आज़ाद और मंथन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको ऐसे देख राम ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हें ये तो पता ही होगा ये कौन है? इस पे आज़ाद ने हकलाते हुए कहा, क्या ये लिटिल ब्लैक सोल है? इस पे सिया ने हाँ में सर हिला दिया। राम ने आगे कहा, और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि लिटिल ब्लैक सोल सिर्फ उनके दो मालिक की ही बात मानते हैं, और अब जब वे यहाँ है तो तुम्हें ये पता चल गया होगा कि हम कौन है। राम की बात सुन के आज़ाद ने हैरानी से कहा, मतलब सच में आपका पुनर्जन्म हुआ है? आप सच में वही है? टू बी कंटिन्यू। 85 अनटाइटल्ड चैप्टर। इस पे सिया ने हाँ में सर हिला दिया। राम ने आगे कहा, और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि लिटिल ब्लैक सोल सिर्फ उनके दो मालिक की ही बात मानते हैं, और अब जब वे यहाँ है तो तुम्हें ये पता चल गया होगा कि हम कौन है। राम की बात सुन के आज़ाद ने हैरानी से कहा, मतलब सच में आपका पुनर्जन्म हुआ है? आप सच में वही है? आज़ाद की बात सुन के दोनों बस मुस्कुरा दिए। आज़ाद दोनों की हंसी अच्छे से समझ गया। आज़ाद अगले ही पल दोनों के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया। ये देख मंथन भी अपने घुटनों पे बैठ गया। वो भी सारी बातें अच्छे से समझ गया था। दोनों ने राम और सिया के सामने अपना सर झुका लिया और एक साथ कहा, मास्टर, हम बता नहीं सकते आपको दोबारा पाकर हम कितने ज़्यादा खुश हैं। हमें लगा कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया। ये बोलते समय दोनों की आंखें नम थी। राम और सिया ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने आज़ाद और मंथन को उठाया। सिया ने कहा, आज़ाद, ये आप क्या बोल रहे हैं? और आपने हमें इतनी आसानी से हमें अपना मास्टर मान लिया, कैसे? इस पे आज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो आपको उसी दिन से अपना मास्टर मान लिया था जब आपने हमारी सारी डिटेल्स निकलवाई थी। और मेरे जैसे और 10 लोग हैं जिसका जन्म और परवरिश हमारे आचार्य भीमदेव ने की है, और उनका कहना है कि हमारा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है, इसीलिए उन्होंने हमें बचपन से ही ट्रेन करना शुरू कर दिया था। और जब हमें पता चला कि 2 बच्चे हमारी जानकारी निकाल रहे हैं तो ये बात हमने आचार्य से कही, तो उसने तब हमें कहा था कि ये आपके जीवन के मकसद की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी है, और साथ में ये भी बताया कि आप दोनों हमसे भी ज़्यादा काबिल है, इसलिए आप ही हमारे मास्टर है। आचार्य की बात को सुन के जब हमने आप दोनों के बारे में पता किया और आपके उस खास मकसद के लिए जिसके लिए आप ब्लैक सोल बनाना चाहते थे, आपके बारे में सब जानने के बाद हम सब ने दिल से आपको अपना मास्टर मान लिया। लेकिन उस समय आप दोनों ही बहुत छोटे थे, और वैसे भी ब्लैक सोल बनाने के लिए हमें एक पावरफुल सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, इसीलिए हमने आप दोनों के बड़े होने का इंतज़ार किया। आपकी काबिलियत को देखते हुए हम जानते थे आपको पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता था, और जब तक आप बड़े हुए तब तक मैंने आपके प्लान के मुताबिक ब्लैक सोल के सभी मेंबर्स को एक साथ कर दिया और आगे की लड़ाई के लिए रेडी किया।
हमने इतने सालों से अपने आप को रेडी किया है, लेकिन हम में से कोई भी ना तो तब आपके डे से बन पाए और ना ही अब। आप दोनों कम उम्र में भी सभी चीज से हम सब से 1000 गुना आगे थे, फिर चाहे वो फाइटिंग हो, हथियार चलाना हो या निशाना लगाना। इतने सालों से हम दिन रात एक करके कड़ी ट्रेनिंग ली, लेकिन फिर भी हम आपके पैरों की धूल तक नहीं बन पाए। और आपको पता है, जब भी आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो तब ना हम हमेशा छुप के आपको देखा करते थे और आपके फाइट करने के तरीके को सिखा करते थे, क्योंकि आप दोनों का अपना ही अलग तरीका था। और जब आप दोनों एक दूसरे से फाइट करते हो ना, तब वो नज़ारा देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक पल के लिए तो हमें यकीन ही नहीं होता कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ऐसे खतरनाक वार करते हैं। इस पे सिया ने हंसते हुए कहा, आज़ाद आप कुछ ज़्यादा ही बट लगा रहे हैं, हम इतने भी कमाल के नहीं है जीतना आप बता रहे हैं। इस पे मंथन ने कहा, नहीं मास्टर आज़ाद भाई सच बोल रहे हैं, हम ना अक्सर आपकी फ़ाइट को देख के आश्रम जाके उसकी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मजाल है कोई आपके किसी भी स्टेप को कॉपी कर पाए। आज़ाद और मंथन झूठ नहीं बोल रहे थे। आज़ाद खुद फाइटिंग और सभी चीज़ों में माहिर था, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, लेकिन वो भी सिया और राम के फाइटिंग स्किल को कॉपी नहीं कर पाया था। वो भी जानता था यदि उसने सिया और राम दोनों में से किसी एक के साथ भी फाइटिंग की तो वो नहीं जीत पाएगा। पहले तो आज़ाद ने रुद्र और वैदेही को अपना मास्टर मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब उनने अपनी आंखों से उन दोनों की काबिलियत देखी तो उसका सर अपने आप ही दोनों के सामने झुक गया था। तभी राम ने कहा, क्या सच में तुमने ब्लैक सोल के सभी मेंबर को एक कर दिए हैं? इस पे आज़ाद ने कहा, जी बॉस आप बस ऑर्डर दे, सभी अगले 5 मिनट में आपके सामने होंगे। इस पे राम ने कहा, नहीं अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों में ही हमें 2 मिशन करने हैं। इस पे आज़ाद ने कहा, 2 मिशन? कौन से मिशन मास्टर? इस पे राम ने सायसा के फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है सायसा देशमुख, दिपिन देशमुख की बेटी। इस दिपिन ने सायसा को अपने ही घर में एक कमरे में कैद करके रखा है, उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, हमें उसे वहां से निकाल के सेफ जगह पहुंचाना है। राम की बात सुन के मंथन ने कहा, मास्टर ये दिपिन को तो दुश्मनों में बदल दिया है ना? इस पे सिया ने कहा, हाँ तभी तो वो सायसा को अपने ही घर में टॉर्चर कर रहा है, वो भी पिछले 3 सालों से। इस पे आज़ाद ने कहा, ठीक है मास्टर दूसरा मिशन क्या है? इस पे सिया ने कहा, हमें परसों राजस्थान के लिए निकलना होगा, वहाँ के हुकुमसा यानी कि वेद प्रताप सिंह पे दुश्मन हमला करने वाले हैं, मतलब उसकी जगह नकली वेद प्रताप सिंह को भेजने वाले हैं और इसी अदला बदली को हमें रोकना है। और इस बीच पहली बार ब्लैक सोल और दुश्मन आमने सामने हो गए। इस पे आज़ाद ने कहा, हो जाएगा बॉस आप फिक्र ना करें, इस दिन का हमने बरसों से इंतजार किया है, इस मिशन को हम फेल नहीं होने देंगे। इस पे सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूँ। तभी आज़ाद की नज़र सोफे पे सो रही एंजल पे गई, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। टू बी कंटिन्यू।